नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आधी रात को सरकार ने सोने और चांदी की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। जब हम और आप सो रहे थे तब सरकार ने सोने और चांदी को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया और अब आप चाहकर भी सोना और चांदी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि खरीदने की सोचेंगे तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। सोने चांदी को रातों रात महंगा करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या फैसला किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल फैसला किया, जारी कर दिया आदेश आधी रात को और आज से ही उसको लागू कर दिया है। और आज से सोने चांदी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो बाहर से जो आता था तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी वो 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया है। यानी इससे आपको मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं तो सोना अगर आप खरीदेंगे तो प्रति 10 ग्राम जो 1 तोला कहा जाता है उसकी कीमत 9 से 10 हजार रुपए के बीच में महंगी हो गई है। यानी 10 ग्राम सोने की कीमत में 9 से 10 हजार रुपए का इजाफा कर दिया गया है। और इसके साथ ही आप ये मानकर चल लीजिए कि बड़ा सवाल जो उठ रहा है और लगातार उठ रहा है कि 28 फरवरी को जो लड़ाई शुरू हुई और प्रधानमंत्री को चुनाव खत्म हो जाने के बाद मई में 70-71 दिनों बाद याद आया कि देश पर एक संकट है, पेट्रोल डीजल गैस कम खर्च करना चाहिए, देश पर एक संकट है, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, देश पर संकट है, लोगों को 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या इन 70-71 दिनों में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं और प्रधानमंत्री के नियंत्रण से इतने बाहर चले गए हैं कि अब सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा। जब सरकार आधी रात को जाग जाग कर फैसले करने लग जाए तो मान लीजिएगा कि स्थिति विकट है, स्थिति संकट में है। और अगर यह फैसला सरकार ने मार्च में कर दिया होता, जब अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना ने ईरान पर हमला किया था, ईरान के सर्वोच्च लीडर की हत्या कर दी थी, उस समय सरकार जागती और अगर इस तरह का फैसला करती, उस समय सरकार इस देश की जनता से अपील करती तो माना जाता कि वाकई सरकार चिंतित है इस गंभीर स्थिति पर। लेकिन इतने दिनों बाद जाग रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब और मायने निकल रहा है कि एक तो चुनाव खत्म हो गया है, अब जनता से कहीं वोट मांगने नहीं जाना है, और दूसरी तरफ जो हालात है, जो स्थिति है वो बेकाबू होते जा रहे हैं, सरकार के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। और एक एक करके कई बयान निकलकर सामने आए हैं जो अपने आप में ये बताते हैं कि सरकार ने, मोदी साहब ने इस देश को किस तरह से फंसा दिया है। ये बड़ी स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। आपसे सिर्फ इतना अपील करूंगा कि इस स्टोरी को कम से कम 10-15 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कीजिए, क्योंकि देश के लोगों के लिए सच जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में जो तथ्य आपको मैं बताने जा रहा हूं, उस तथ्य को लेकर भी अगर आपका कोई विचार हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर एक बार कह रहा हूं, हम लगातार जब से लड़ाई शुरू हुई थी तब से ये कह रहे थे कि संकट की घड़ी है, प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उस समय भक्त हमें बता रहे थे कि हम दूसरे की फटी में टांग क्यों अड़ाए, और आज भक्त हमें बता रहे हैं कि भैया हमें क्यों नहीं सोना खरीदना चाहिए, हमें क्यों पेट्रोल डीजल और गैस की खपत कम करनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है और पूरा का पूरा गोदी मीडिया का जो इकोसिस्टम है वो आपको इसके फायदे गिराने में लग रहा है। तो आप चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए। एक दौर ऐसा भी आएगा जब प्रधानमंत्री कहेंगे सांस लेना छोड़ दो, यही गोदी मीडिया आपको उसके फायदे बताती हुई नजर आएगी। और गोदी मीडिया की हालत देखिए, नीट का जो पेपर है उस लीक मामले में पूरे की पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, यानी सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उनसे सवाल पूछा गया, मीडिया को एक तरह से धकियाते हुए, अलग थलग करते हुए वो चले गए। कुछ दिनों बाद वो पीआर इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे, देश के किसी बड़े संपादक को, मालिक टाइप के संपादक को, या देश के किसी बड़े पत्रकार को। अब उन पत्रकार और संपादक को आप क्या कहेंगे, कहते रहिए। लेकिन चाहे अखबार हो, चाहे टीवी चैनल हो, एक दो को छोड़ के बाकी सब लोग इसके लिए सिस्टम को जिम्मेदार बता रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछे कि क्यों आपके राज में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री से सवाल पूछे कि ये एनटीए आपने बनाया क्यों है। इसका काम सही तरीके से पेपर कराना है या लीक पेपर कराना है, ये सवाल कोई भी मीडिया नहीं पूछ रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मीडिया सिर्फ 7 दिन के लिए सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दे, ये भागते हुए नजर आएंगे सबके सब। लेकिन क्या करें, हम जैसे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन हमारे पास संसाधन कम है।
क्षमता कम है और आप लोग भी उतर कर कोई साथ दे नहीं रहे हैं। लेकिन ठीक है, उसके बावजूद भी हम अपना कर्तव्य निभाते जा रहे हैं। तो पूरी खबर आपके सामने रख देता हूं। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाले ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। बुधवार को जारी आदेश में यह फैसला लिया गया है। और सरकार का मकसद क्या है? पहले अपील कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, मत खरीदिए, मत खरीदिए, 1 साल तक मत खरीदिए। आपने मीन मेख निकालना शुरू किया, उन्होंने कहा रुको अभी फैसला कर देता हूं। तो सरकार का जो मकसद है कि लोग कम से कम सोना खरीदे ताकि विदेशी खरीद यानी विदेशी मुद्रा पर जो असर है वो कम हो। सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, जिसको एआईडीसी कहा जाता है, उसको लगाया है। इस तरह कुल प्रभावी टैक्स 15% हो गया है। इससे पहले 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 6% कर दी थी। यह सरकार के कामकाज का ढंग है। 2024 में आप इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 15 से 6% करते हो और फिर जो आप फंसते हुए नजर आए तो आपने इसको मिलाकर 6% से फिर 15% कर दिया। उस समय यह फैसला क्यों लिया गया था नहीं पता। इस समय यह फैसला क्यों लिया गया है, इसकी जानकारी भी सरकार स्पष्ट तौर पर देश की जनता के सामने नहीं रख रही है। और इसलिए सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि क्या सरकार अपने कारोबारी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रही है। सरकार का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिया जाना चाहिए। तो सरकार महज 2 साल में ही अपने फैसले से पलट गई। तो पलटने वाली सरकार जो अपनी ही नीतियों को, अपने ही द्वारा बनाए गए नोट को लंबे समय तक जारी न रख सके, तो आप मानकर चल लीजिए कि कुछ ना कुछ तो खेला चल रहा है। और अब तो जानकार, जो इंडस्ट्री के जानकार है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि क्या पहले जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि अब सोने चांदी की स्मगलिंग बढ़ेगी, खासतौर से सोने की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि टैक्स ज्यादा होता है तो तस्करी ज्यादा होती है। और ये दैनिक भास्कर हमें बता रहा है कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने कहा कि सरकार ने करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते के घाटे को काबू में रखने के लिए फैसला उठाया है। और पहले से ऊंची कीमतों के भी यह फैसला मांग को प्रभावित कर सकता है। मोटे तौर पर क्या बदलाव आया है यह भी आपके सामने रख देते हैं कि बीते दिनों सोने और चांदी के आयात पर 3% आईजीएसटी लगाया गया। इसके बाद आज सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। अब बैंकों की स्थिति क्या है कि आईजीएसटी लगने के बाद बैंक इस बात को लेकर उलझन में थे कि यह टैक्स कैसे भरना है। इसलिए उन्होंने करीब 1 महीने तक सोना मंगाना ही बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ? अप्रैल में होने वाला आयात मात्र 15 टन रहने का अनुमान है, जो कोविड काल को छोड़कर पिछले 3 दशकों में किसी भी महीने के लिए सबसे कम है। तो जब अप्रैल के महीने में सबसे कम आयात हुआ है और कोविड काल के छोड़कर पिछले 3 दशकों में अगर यह सबसे कम है, उसके बावजूद भी अगर सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, आयात शुल्क बढ़ाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि स्थिति कितनी विकट है और सरकार की समझ में नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार चाहती है कि लोग सोना न खरीदे। पहले अपील की प्रधानमंत्री ने, 2 बार अपील की और फिर आदेश लागू कर दिया गया। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये महंगा होगा, लोग इसको खरीदेंगे नहीं और देश का व्यापार घाटा कम करने की बात कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? क्योंकि रुपया लगातार निचले से निचले स्तर पर जाने का रिकॉर्ड बना रहा है। आप प्रधानमंत्री के उस बयान को याद करने का कोई फायदा नहीं है जिसमें मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उन्होंने रुपये को प्रधानमंत्री की उम्र के साथ जोड़ दिया था और न जाने किस तरह के अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी। आज आपको बताता चलूं कि रुपया कल यानी 12 मई को डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 50 पैसे के ऑल टाइम लो पर चला गया। यानी ये ऐतिहासिक गिरावट है। प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं, भाजपाइयों के शब्दों में, तो हर चीज में वो ऐतिहासिक जरूर जोड़ देते हैं। और उसके बाद कल जो वायरल किया गया हिंदू की एक खबर और इंदिरा गांधी के जमाने की, उसकी सच्चाई भी आपको सामने आ गई है। तो ये भारत सरकार की हकीकत, मोदी की हकीकत, भाजपाइयों की हकीकत है। सरकार भले ही कह रही है कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक है, लेकिन बार बार हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, सामने आकर ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भैया तेल की कंपनियों को कितना घाटा हो रहा है। पहले जब फायदा हो रहा था तो बताया नहीं, अब वो बार बार बता रहे हैं कि कितना घाटा हो रहा है। इसका मतलब और मकसद सिर्फ एक ही है कि वो हमारे देश की जनता को महंगाई के एक जोरदार झटके के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक मनोवैज्ञानिक तरीका मान सकते हैं। आपको बताया जा रहा है कि घाटा हो रहा है, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, इतना घाटा हो रहा है, उससे 1-2 रुपए कम बढ़ा देंगे, फिर कहेंगे देखिए घाटा तो इतना हो रहा था।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इतने महान है कि उन्होंने लोगों पर एहसान कर दिया, उन्होंने उतना नहीं बढ़ाया जितना कि बढ़ना चाहिए था। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार लोगों से अपील की कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। बहुत ज्यादा इंतजार वो नहीं कर पाए और फिर आधी रात को उन्होंने सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं पेट्रोल डीजल गैस कम से कम इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, स्कूल को भी ऑनलाइन वर्चुअल मोड में चलाना चाहिए। कई राज्य सरकारों ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। क्या प्रधानमंत्री हमें एक जोरदार पेट्रोल डीजल से भी बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री लगातार अगर एक बात को कह रहे हैं तो उसको अनावश्यक मत समझिएगा। दिक्कत यह है कि कोविड के काल में जो उन्होंने किया उसके बाद वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं एकदम से इस देश में लॉकडाउन लागू करने की। लेकिन जैसे सोना न खरीदने की अपील की, उसके कुछ घंटों के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया ताकि लोग खरीद ही ना पाए, इतना महंगा कर दो। और वैसे ही प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, स्कूल को वर्चुअल मोड में चलाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, तो क्या प्रधानमंत्री हमें लॉकडाउन वाली एक व्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं? उसको नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें बंद की जा सकती हैं, कुछ चीजों को रोका जा सकता है, शहरों को गांवों को रोका जा सकता है, वहां की आर्थिक व्यवस्था को रोका जा सकता है। जब लोगों को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाएगा तो क्या वो लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं होगी? क्या हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर लॉकडाउन के लिए तैयार किया जा रहा है? आप जरा ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा मोदी के प्रभाव वाला गोदी मीडिया का जो सिस्टम है वो आपको फायदे बता रहा है, सोना ना खरीदने के फायदे, वो पेट्रोल डीजल गैस कम इस्तेमाल करने के फायदे बता रहा है। प्रधानमंत्री ने जो अपील की उस अपील को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और अब इसमें बिजनेसमैन भी उतर गए हैं जो कह रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बड़ा झटका आने वाला है। ये बड़ा झटका का संदेश क्या मानसिक तौर पर हमें लॉकडाउन के लिए तैयार कर रहा है? और मोदी के मंत्री जो कहते हैं उनके पीछे की भावना कुछ और होती है। बिजनेसमैन जिस तरह से सामने आकर सरकार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, ये सब अचानक नहीं होता, ये सब एक झटके के साथ नहीं होता। एक मंत्री है मोदी जी के, वो गुजरात से ही आते हैं, मनसुख मांडविया। अब उनकी एक खबर भी चर्चा में है कि उन्होंने कहा है कि संकट में मजदूरों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते। हालांकि उनका संदर्भ दूसरा है और उन्होंने कहा भैया लोगों की जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन उसके साथ जब ये जोड़ देते हैं कि हमने कोविड काल से सीखा है तो मन में डर पैदा हो जाता है कि क्या सरकार देश में आंशिक तौर पर एक लॉकडाउन लगाने की कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लड़ाई जारी रखने के लिए उग्र नजर आ रहे हैं, बेचैन नजर आ रहे हैं, उससे यह समस्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने की आशंका पैदा होती जा रही है। और जिस ईरान को मोदी जी ने कई दिनों के बाद जागकर निंदा तक नहीं की, उन्होंने कई दिनों के बाद जाकर जिस ईरान को पुरानी दोस्ती की याद दिलाते हुए नजर आए विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वो ईरान हमारी जरूरतों का 30%, 50%, 60% भी पूरा करने को तैयार है? फिलहाल इस तरह के हालात नजर नहीं आ रहे। तो एक बात मान के चल लीजिए कि आप एक बड़े झटके के लिए तैयार रहिए और फिर मोदी जी, उनके मंत्री, भाजपाइयों का पूरा इकोसिस्टम आपको बताता चलेगा कि मोदी जी ने इस देश की जनता पर, इस देश की 146 करोड़ जनता पर कितना एहसान किया है। इसमें उद्योगपति भी होंगे, इसमें तथाकथित एक्सपर्ट भी होंगे, इसमें तथाकथित बड़े पत्रकार भी होंगे, इसमें मीडिया भी होगी, गोदी मीडिया भी होगी। ये सब आपको मोदी का गुणगान करते हुए आने वाले दिनों में नजर आएंगे। लेकिन हमारे और आपके लिए एक सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं। तैयारी तो कर लीजिए, जो बचत बचा सकते हैं बचा लीजिए, जिन खर्चों को कम कर सकते हैं उनको कम कर लीजिए, क्योंकि मोदी जी तो थाली पिटवा लेंगे, ढोल पिटवा लेंगे, सिलेंडर पिटवा लेंगे और पता नहीं क्या क्या करवा देंगे, लेकिन आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मोदी जी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, चुनाव जीतना, और इसी टाइप के मंत्री उन्होंने बना रखे हैं। अब जरा देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान चुनावी राजनीति में बड़ा गजब परफॉर्मेंस करते हैं। और इस पे भी देखिए आप, भैया अध्यक्ष कौन बनेगा यह खबर लीक नहीं हो पाती भारतीय जनता पार्टी से, टिकट किसको मिलेगा यह खबर भी लीक नहीं हो पाती है।
भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनना है, कई नामों को छन छन कर चीजें आती है, लेकिन वो भी पूरी तरह से सही नहीं हो पाती। ये पेपर ही क्यों लीक हो जाता है भाई साहब? मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इस पेपर को लीक होने से आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? यहीं पर सवाल उठता है। आप सीबीआई जांच करवा लीजिए, इससे पहले भी क्या हुआ? कहां है बड़ी मछली? क्या सिर्फ छोटे मोटे लोग ही पेपर लीक कांड में इन्वॉल्व होते हैं? बड़ी मछली होगी तो सही, कहीं तो कोई तो होगा तो सही। सीबीएसई से आपने लेकर एनटीए को कैसे दे दिया, और एनटीए आपने बनाया क्यों? और एनटीए का इतना बड़ा तामझाम, और अगर वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहा है तो किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप, या पहले बार की तरह एनटीए के डीजी को प्रमोट कर देंगे? क्या शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करेंगे आप? क्या इस्तीफा लेंगे किसी का आप? नहीं लेंगे। तो भैया अपनी जिम्मेदारी खुद है। आप सरकार से, प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद मत कीजिए। आपके बच्चे 2-2 साल तक मेहनत करे और उसके बाद यह हालत हो तो होता रहे। इस सरकार को, आपकी, आम आदमियों की कोई परवाह नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नीट घोटाले को लेकर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर आपका क्या मानना है। सोने चांदी पर जो टैक्स बढ़ा दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, उसको लेकर आपका क्या मानना है? और प्रधानमंत्री जी के रवैये को लेकर आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते अपील करूंगा, अगर वीडियो में कुछ भी चीज आपको ठीक लगी हो तो लाइक करके उस पर कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करके 2-4 लोगों तक बढ़ा जरूर दीजिएगा। और अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो आपसे इतनी अपील, इतना आग्रह करना चाहूंगा कि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे मंच में को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।